बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार इमरान खान कौम के सामने पेश हो गए। उन्होंने कौम और फौज से खिताब किया। कातलाना हमले का मंसूबा किसने बनाया, हमलावर कितने थे, कहां से आए और फिर इसके पीछे कौन है और आइंदा लॉन्ग मार्च का क्या प्लान होगा, ये भी खान साहब ने पूरी कौम को बता दिया। लेकिन व्यूअर्स, जो मुतालबात किए गए इमरान खान साहब की तरफ से फौज के लिए, ये मुतालबात क्या थे और फिर इसका जवाब क्या आया। वो ये कहते हैं कि मुझ पर कातलाना हमले में मेजर जनरल फैसल, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ मुलव्विस हैं। मेजर जनरल फैसल से इस्तीफा लेकर उनके खिलाफ तफ्तीश की जाए। आपसे ये कह रहा हूं कि मेजर जनरल फैसल फौज और मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। आपको बता दूं, या तो मुल्क में खूनी इनकलाब होगा या बैलेट के जरिए पुरअमन इनकलाब, ये फैसला आपने करना है। क्या आप मेजर जनरल फैसल के खिलाफ तफ्तीश होने देंगे? जब तक ये 3 लोग इस्तीफा नहीं देंगे, तफ्तीश कैसे होगी? आपने अमेरिका की जासूसी करने पर एक मेजर जनरल को सजा दी तो फौज का वकार बुलंद हुआ। अब भी आप फौज का वकार बुलंद कर सकते हैं। आप एक्शन लेंगे तो फौज का वकार बुलंद होगा। ये तमाम बातें और मुतालबात खान साहब की तरफ से किए गए। आपको याद रखना चाहिए, शौकत खाना में जब ले जाया गया तो इब्तदाई तिब्बी इमदाद और ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने के बाद खान साहब ने असद उमर और मियां असलम इकबाल को अपने पास बुलाया और कहा कि जाओ कौम को बताओ कि 3 लोग उनके कत्ल में मुलव्विस हैं। फिर खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी लोगों के नाम भी लिए। खान साहब ने अपने कत्ल के हवाले से भी जो बातें कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब ये कहते हैं कि पहले 4 लोगों ने उनके कत्ल का मंसूबा बनाया था, जिनके नाम उन्होंने एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड करवा दिए हैं। अभी वो कहते हैं कि 3 लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया, जिनमें फैसल, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ जो है वो शामिल हैं। इदारे और एजेंसियों में उनके ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्हें बर वक्त इतला देते हैं कि उनके खिलाफ किस किस्म की कार्रवाइयां जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। इदारों की भारी अक्सरियत ऐसी है जो ऐसे फैसलों से सख्त मुतनफिर हैं। साजिश ये तैयार हुई कि मुझ पर सलमान तासीर जैसा इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कराया जाए। मुझ पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाने के लिए बंदे तैयार किए गए। मुझे मालूम था कि मंसूबा कहां बन रहा है। वजीराबाद हमले से 1 रोज पहले मुझे हमले के बारे में कंफर्म इतला दी गई, मगर मैंने सोचा कि देख लेते हैं, शायद ये ऐसा ना करें। फिर खान साहब ये कहते हैं कि जब मैं कंटेनर पर था एकदम गोलियां बरसाई गई। जब मैं नीचे बैठने लगा तो दूसरी तरफ से पूरा ब्रस्ट मेरे ऊपर से गुजर गया और दूसरी तरफ ब्रस्ट मारने वाला असल किरदार था। जब मैं नीचे बैठा तो उससे समझा कि मैं ब्रस्ट से मर गया हूं और वो भाग गया। जिसको पकड़ा गया इसे इंतहा पसंद साबित करके पाकिस्तान के मीडिया के जरिए पेश किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह मजहबी जुनूनी है। व्यूअर्स, एक तस्वीर मेरे साथ किसी ने शेयर की है। यह शख्स लंबे बालों वाला है और इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह कहां गया और अब तक इसके बारे में कोई इतला किसी पुलिस की अफसर की तरफ से क्यों शेयर नहीं की गई और सिर्फ एक शख्स को जो मजहबी जुनूनी है क्यों पाकिस्तान के मीडिया के जरिए पेश किया गया और केस का रुख क्यों बदला जा रहा है। ये शख्स कौन है, कहां पर मौजूद है और इसके बारे में अभी तक कोई इतला क्यों नहीं दी गई। आपको बताते चलें, खान साहब ने यह कंफर्म कर दिया कि 2 लोग थे और यह भी याद रखें कि जिसको गोली लगी है उसका बयान भी रिकॉर्ड पर लाना बहुत ही जरूरी था। और खान साहब ने यह अपना बयान पाकिस्तान की आवाम के सामने, पाकिस्तान की अदालत के सामने, जो पाकिस्तान की आवाम की अदालत है, ये रिकॉर्ड करवा दिया और बता दिया कि जब ये कंटेनर पर मौजूद थे तो किस तरफ से गोलियां और किस तरफ से हमला जो है वो किया जा रहा था। क्योंकि खान साहब की जो गवाही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और यह भी कहा जा रहा है कि ये बुनियादी वजह है कि अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। गो के कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान शायद नाराजगी है, क्योंकि लोग ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरह खान साहब चाहते हैं मुकदमा दर्ज किया जाए हकीकत पर मबनी, और जो कुछ हुआ दूसरी तरफ से एक रेजिस्टेंस पाया जाता है खान साहब के खिलाफ। और अब ये देखना होगा कि मुकदमा जब दर्ज किया जाएगा इसमें किसको नामजद किया जाता है। ये शख्स जिसको पकड़ लिया गया, धर लिया गया, क्या इसको सिर्फ नामजद किया जाता है या फिर इसके अलावा भी लोग जो हैं उसमें नामजद होते हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो मेरी इतलात है, खान साहब ये कह रहे हैं और उनकी पूरी जमात का ये मुतालबा है कि इस FIR में राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान की
फौज के एक अफसर को और फिर शहबाज शरीफ को नामजद किया जाए और फिर तहकीकात जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस शख्स को पकड़ा गया है, सिर्फ जिद ये की जा रही है कि इसी को नामजद किया जाए और उसने खुद कन्फेशन किया, असला भी बरामद हो गया, तो लिहाजा हमें दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। व्यूअर्स, ये इस वक्त हालात हैं जो क्रिएट किए गए हैं। आपको ये बताते चले कि राना सनाउल्लाह की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि 4 गोलियां नहीं लगी, बल्कि इमरान खान साहब जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। और खान साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में ही ये बता दिया था, डॉक्टर फैसल वहां पर मौजूद थे, बाकायदा ब्रीफ किया गया कि कितनी गोलियां कहां कहां लगी, और अगर बरवक्त इलाज ना किया जाता, और जिस तरह कहा जा रहा है कि जो एक मेन आर्टरी है, अगर गोली वहां तक पहुंच जाती तो अंदेशा था कि खून ज्यादा बह जाता और कुछ भी हो सकता था। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि 4 गोलियां नहीं लगी, और खान साहब जो हैं वो हालात से खेल रहे हैं। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ हकाइक जो खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहे, वो क्या कहते हैं वो भी रख देता हूं, और फिर इसका जवाब आया है, और सबूत के तौर पर गार्डियन अखबार के अंदर शहबाज शरीफ के हवाले से क्या लिखा गया वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। यह पहला जवाब है इमरान खान की जो बात थी उसके हक में, और जवाब है शहबाज शरीफ को और उनके हवारियों को, और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह को जिन्होंने इल्जाम लगाया। किन अल्फाज में वो ये कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ये शख्स बहुत बड़ा झूठा है, समंदर की गहराई की पैमाइश की तरह इसके झूठों का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस शख्स से कोई पूछे, तुम 4 साल से वज़ीर आज़म रहे, तुम्हें 18 और 900 कत्ल नजर नहीं आए, तुमने 4 साल मुखालफिन के खिलाफ झूठे केसेस बनाए। अब यहां पर मामला ये है कि खान साहब ने एक जुमला कहा कि शहबाज शरीफ ने तकरीबन 800 के करीब लोगों को जाली पुलिस मुकाबलों में मरवाया है, और फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल का हवाला दिया गया कि यह वहां पर भी रिपोर्ट हुआ कि किस तरह इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की गई। आपको याद होगा ये वो वक्त है जब आबिद बॉक्सर ने खुद कन्फेशन दिया और बहुत अरसे तक वो मुल्क से भागा भी रहा, और इन मुकाबलों में किस तरह किसके कहने पर वो लोगों को पार किया करता था। और बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं जो पंजाब में, लाहौर में मशहूर हुए, जिनको जाली पुलिस मुकाबलों में पुलिस से मरवाया, और इसका जिक्र खान साहब की तरफ से किया गया अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और फिर ये भी जो वज़ीर दाखिला साहब हैं वो ये क्या कहते हैं कि चीफ जस्टिस अपनी सरबराही में बेंच बना दें, 900 और 18 कत्ल की इंक्वायरी करा लें, इसके जख्म की भी तहकीकात करा लें। उनके ज़माने में जितनी तहकीकात होती रही तो क्या ये इस्तीफ़ा देकर इंक्वायरी कराता था? देखें, मसला यहाँ पर यह है कि कानून कहता है कि सबूत लेकर आओ। अब जितने लोगों को पार किया गया इन पुलिस मुकाबलों में, इतने बरस बीत गए, केसेस फाइलें बंद कर दी गई, अब सबूत कहाँ से आएंगे? और फिर दूसरी तरफ 18 जो लोगों को माडल टाउन में शहीद कर दिया गया, आपके सामने है इंक्वायरी कहाँ तक पहुंची। हुकूमत बेशक इनकी थी, खान साहब ये कहते हैं कि मैं बेबस था, मेरे इन लोगों के ऊपर खुफिया हाथ जो है हमेशा से रहा और वो इनकी पुष्टपनाही करता रहा। अब आ जाते हैं जो खान साहब कह रहे हैं कि 900 के करीब लोगों को पुलिस मुकाबलों में, जाली पुलिस मुकाबलों में मारा गया। इस हवाले से गार्डियन अखबार ने क्या लिखा, और यह जवाब है राना सनाउल्लाह के उस बयान का जो उन्होंने आज इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में दिया। गार्डियन ने लिखता है कि रात की तारीकी में लोगों को उठाया जाता और जाली पुलिस मुकाबलों में उनको पार कर दिया जाता। ऐसा लिखा है गार्डियन अखबार ने 1999 में। और फिर अखबार यह भी लिखता है कि ऐसे वाकयात में जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, इसमें बेपनाह इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ कौन है? नवाज शरीफ का भाई। नवाज शरीफ कौन है? मुल्क का वज़ीर आज़म है, और उसकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। फिर अखबार ये भी लिखता है कि क्योंकि निज़ाम कोई मौजूद नहीं है, इसीलिए सबूतों को इकट्ठा करना, पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है, ये वो बेहतर समझते थे कि किसी शख्स को दुश्मनी की बुनियाद पर आइडेंटिफाई किया जाए, किसी के कहने के ऊपर, किसी ताकतवर के कहने के ऊपर, और फिर उन्हें जाली पुलिस मुकाबलों में पार करवा दिया जाए। अगर ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ के हाथों पर 800 बेगुनाह लोगों का खून है तो ये गलत नहीं होगा। ये वो नुक्ता है जो आज खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 18 और 850 और 900 लोगों की अगर आपके पास हुकूमत थी 4 साल, आप इंक्वायरी करवाते, आपने क्यों नहीं करवाई? विर्जा को बता दें कि इस रिपोर्ट में जो गार्डियन ने लिखी, ये भी कहा गया कि 850 लोगों को फेक
جو شوٹ آؤٹس تھے ان میں سنس 1997 یعنی 1999 میں خبر شائع ہوتی ہے اور 1997 سے لوگوں کو پارک کروایا گیا. اب دو بہت امپورٹنٹ اس کے اندر چیزیں ہیں جو رپورٹ کی گئی ہیں اور اس کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ان ایلیگیشن کو سپورٹ کیا ہے. یاد رکھیں جب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میدان میں آتا ہے تو وہ ایسے نہیں آتا, کوئی ثبوت ان کے پاس ہوں گے, جو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹس ہوتی ہیں اس کی بنیاد پہ سب باتیں اسٹیبلش کی جاتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ان ایلیگیشن کو سپورٹ کیا ہے کہ ملک کے اندر 1999 میں جو کچھ ہو رہا تھا فیک انکاؤنٹرز کی حقیقت تھی اور لوگوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا. یہ وہ نقطہ ہے جو آج خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی اٹھایا. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ خان صاحب نے آج پورے ملک کے اندر یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جب تک وہ تندرست نہیں ہوتے ملک گیر احتجاج ہوگا. ہم نے پاکستان کے مختلف شہروں کی جو رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق فیض آباد میں مکمل جو فیض آباد انٹرچینج تھا اور جو راستے اسلام آباد میں جو داخلی راستے ہیں وہاں پر بڑی زبردست قسم کی شیلنگ ہوتی رہی. لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ کسی طرح ریڈ زون میں داخل ہوں, اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو فیض آباد انٹرچینج ہے اسے مستقل طور پر اسلام آباد سے الگ کر دیا جائے. اور جو بات ہم نے 2 روز پہلے کہی تھی کہ اسلام آباد کو ایک بڑی کنٹینرز کی ایک جیل میں کنورٹ کر دیا جائے گا, آج ہمیں ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. ایک اعلان بھی کیا گیا ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے کہ پورے ملک میں احتجاج ہوگا, اور جو ضلعی جتنی بھی تنظیمیں ہیں ان کی پاکستان تحریک انصاف کی جہاں جہاں بھی وہ اپنے شہروں کے اندر اپنے علاقوں میں احتجاج کی کال دیں گے اور سڑکوں پر رہیں گے جب تک 3 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہوتی. آپ کو بتاتے چلے خان صاحب نے جس ملٹری آپریشن کی بات کی ملک ٹوٹنے کے حوالے سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حالات مشرقی پاکستان میں ہوئے آج پاکستان میں بھی ویسے ہی حالات ہیں. ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی, لیکن اس کا اثر پاکستان پر پڑے گا اگر اس کی بروقت جو ہے وہ انکوائری نہیں کروائی گئی. خان صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی ہے, چونکہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اب لانگ مارچ کب ہوگا, اور لانگ مارچ کے حوالے سے جس طرح ہی عمران خان صاحب کی صحت بہتر ہوتی ہے, آپ نے آج ان کے ویژولز دیکھے ہوں گے کہ دونوں ٹانگوں پر پٹیاں تھیں, اس کے باوجود وہ قوم کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے اپنا جو موقف تھا, حالات جو کنٹینرز پہ رہے اس کا احاطہ بھی کیا, اور تحریک کا کیا کس سمت میں لے کر جانا ہے اس حوالے سے بھی خان صاحب نے جو ہے وہ قوم کے سامنے ایک آئندہ کا لائے عمل جو ہے ویورز وہ رکھا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ اب یہ جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے پاکستان کی فوج اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعت کے درمیان, پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, چونکہ جو رپورٹس آئی ہیں دیگر شہروں سے جہاں جہاں بھی کنٹونمنٹ کے علاقے ہیں, چھاونیاں ہیں, اور لاہور سے کچھ اچھی خبریں نہیں آئی اور وہاں پر لوگوں نے کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے ایم عالم روڈ سے, وہ ہوتے ہوئے جو شیرپاؤ برج ہے وہاں پر جو پہلا ناکہ آتا ہے وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی, پھر جو شامی روڈ کی انٹرنس ہے وہاں سے داخل ہونے کی کوشش کی, پھر ایک سڑک ہے جو صدر کینٹ سے آتی ہے, جو آپ کا گرجا چوک ہے, جو لاہور کے لوگ ہیں جانتے ہیں, وہاں سے انٹر ہونے کی کوشش کی ہے. اور یہی حال پشاور کا تھا, یہی حال دیگر شہروں کا ہے. مردان سے خبریں اسی طرح کی آئی اور کراچی کے اندر بھی شیلنگ کی گئی. اب ہر شہر سے اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں. یہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا, اور ان حالات کو کنٹرول کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف ایک طاقت کے پاس ہے اور وہ پاکستان کی فوج ہے. خان صاحب کی جو باتیں تھیں اس کے اوپر کچھ ریاکشن بھی آیا ہے پاکستان کی فوج کا ترجمان کی طرف سے, اور انہوں نے کیا کہا. وہ یہ کہتے ہیں, اور پہلے سر دست جو ہے ان تمام الزامات کو جو خان صاحب کی طرف سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ الزامات ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور یہ دعوے جو کیے گئے یہ جھوٹے ہیں. فوج کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے, ادارے یا اس کے سپاہیوں کی تذلیل کرنے والے کسی شخص کو کھلی چھٹی نہیں دی جائے گی. ادارے اور خاص طور پر آرمی کے ایک سینئر افسر کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے الزامات مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں. فوج انتہائی پیشہ ور اور منظم ادارہ ہونے پر فخر کرتی ہے. فوج میں احتساب کا ایک مؤثر اندرونی نظام ہے, لیکن اگر ادارے کے سپاہیوں اور افسران کی عزت, سلامتی اور وقار کو نشانہ بنایا جائے
تو ادارہ اپنے افسروں اور جوانوں کا ہر قیمت پر تحفظ کرنا جانتی ہے، اور ادارے اور افسران پر جو بے بنیاد الزام تھوپے گئے ہیں ان کی مذمت کی جاتی ہے۔ اب ہوگا کیا ویورز، پورے ملک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کیسز بنا دیے جائیں گے، لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور خدمات لی جائیں گی پاکستان کی امپورٹڈ حکومت کی طرف سے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ گولیاں کوئی نہیں لگی، خان صاحب جو وہ ڈرامہ کر رہے ہیں۔ پھر مریم اورنگزیب صاحبہ بھی آئی اور پھر انہوں نے بھی کہا کہ گولیاں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، کچھ ایسا نہیں ہوا اور لاشوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب خان صاحب کی باتوں کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا اب کام کیا رہ گیا ہے؟ پہلے یہ بندے گنتے تھے کہ جلسے کے اندر، جلوس کے اندر، لانگ مارچ میں کتنے بندے ہیں، اب یہ گن رہے ہیں کہ گولیاں کتنی لگی ہیں، اور یہی ان کا کردار ہے۔ حالات پاکستان کے خطرناک حد تک جو ہیں وہ آگے ہمیں خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشنز کا اعلان نہیں کیا جاتا تو جو مناظر ہم نے آج پورے پاکستان میں دیکھے، دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا، تخریب کاری ہو سکتی ہے، کچھ ایسے عناصر ایکٹیو ہو جائیں گے جو اس سچویشن سے فائدہ اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان حالات کو مزید جو ہے وہ خراب کیا جائے۔ جسٹ امیجن کریں کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ایک شخص جنونی نکلا اور اس نے عمران خان پر حملہ کر دیا۔ اگر کچھ لوگ تخریب کار باہر آ گئے، جس طرح ہم نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگ نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے اور پھر اسے استعمال کیا جاتا ہے، نہتوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی ایک دو واقعات ہو گئے تو حالات کس طرف جائیں گے؟ ویرجی آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔